अभी तक हमने डिमांड चैप्टर में, प्लीज़ बातें बंद कर दो, अब ध्यान यहाँ पे। तो अभी तक हमने डिमांड चैप्टर में क्या पढ़ा है? डिमांड की बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा है हमें 4 चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है: डिज़ायर, एबिलिटी, विलिंगनेस एंड वो पीरियड ऑफ टाइम, और उस समय पर उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस जो है वो हमें मिलता है, हमें यानी कि पे करना होता है। डिमांड चैप्टर जो है उस समय हम अपने आप को कंज्यूमर मानते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो फिर हम सप्लायर बन जाएंगे। हमारे लिए सप्लायर, सेलर, मैन्युफैक्चरर सब एक ही होता है जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसके लिए। तो फिलहाल जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए डिमांड में हम कौन है? हम है कंज्यूमर, हम है बायर। फिर हमने इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे जो डिमांड को इम्पैक्ट करते थे, प्राइस बीइंग वन ऑफ देम। और प्राइस ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटर्मिन करेगा किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, गुड सर्विस की डिमांड को। जितना ज़्यादा हमारा प्राइस होगा उतनी ही हम क्वांटिटी कम परचेज करते हैं। इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का। फिर हमने कुछ रिलेटेड गुड्स की बात की थी। बोलो जी, रिलेटेड गुड्स कितने तरह के? 2 प्रकार के हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अरे ऑनलाइन दोस्त, गुड आफ्टरनून। क्षमा, आपको हम भूल गए, क्षमा दिल से। ऑनलाइन दोस्त, गुड आफ्टरनून। भावना, थैंक यू। चलो, तो हमारे रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार के, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। पर कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? जो दोनों एक साथ ही जॉइंटली यूज़ होंगे। इनकी डिमांड को ना हम जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जॉइंट डिमांड होती है। 2 प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो दोनों का होना ज़रूरी होता है अपने पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए। तो रिलेटेड गुड्स में अगर हम बात करें, उसमें सब्स्टिट्यूट की बात करें तो हमने कहा था यहाँ पे एक का प्राइस और दूसरे के डिमांड का रिश्ता सीधा होता है, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। और कॉम्प्लीमेंट्री में हमने कहा था एक का प्रोडक्ट दूसरे की डिमांड जो होती है उसमें रिश्ता उल्टा होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कॉम्पीटिंग गुड्स भी जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, चलो। फिर हमने इनकम के बेस पे कुछ गुड्स पढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें हमने सबसे पहले कहा था अगर इनकम बढ़े और डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ती हुई इनकम के साथ हम डिमांड बढ़ा दें तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। पर इनकम बढ़े तो सब स्टैंडर्ड जो गुड्स होंगे उनकी डिमांड को हम कम कर देते हैं, यानी कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। और अगर मेरी इनकम कम, तो नॉर्मल गुड्स अब मैं नहीं परचेज कर सकती क्योंकि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं रही है। हेंस अब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स में रिश्ता सीधा होता है और इनकम डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स का रिश्ता उल्टा पुल्टा होता है, इनवर्स इनडायरेक्ट रिश्ता होता है। कुछ और हमने गुड्स पढ़े थे, नेसेसिटीज़, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। वो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं और उसमें हमने एक बात अलग से पढ़ी थी, क्या कि जितने भी प्रोपोर्शन से मेरी इनकम इंक्रीज होगी, सारा बढ़ा हुआ हिस्सा मैं अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने पर नहीं लगाती हूँ। जितना रिक्वायर्ड है वो कर लिया, उसके बाद अब जो इनकम बचती है वो हम उन चीज़ों पर खर्चा करते हैं जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और फिर हमने क्या कहा था? लग्जरी गुड्स की बात की थी। लग्जरी गुड्स कौन सी होती है? जब इनकम एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करे जाती है तब हम लग्जरी या प्रेस्टीज गुड्स को जो है परचेज करते हैं। यानी कि नॉर्मल की अगर हम बात करें या हम लग्जरीज की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकी डिमांड बढ़ती ही बढ़ती है। पर लग्जरी की कब बढ़ती है? जब हम एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम क्रॉस कर चुके होते हैं, जब हम अपनी सारी असेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर चुके होते हैं। चलो, अब जो पैसा बचा है, लेट अस स्पेंड इट ऑन वेकेशंस। तो
तो हम क्या करेंगे, घूमने चले गए, हमने क्या किया, एक गाड़ी थी एक गाड़ी और ख़रीद ली, हमने क्या किया, वॉच हम अभी तक तो लोकल ही भी यूज़ कर लेते थे, अब क्योंकि ज़्यादा इनकम है और ज़रूरतें हमारी सारी पूरी हो चुकी हैं तो हमने कहा चलो ब्रांड की, किसी ब्रांड की फॉसिल की वॉच जो है हम परचेज़ करते हैं। तो यानी कि जब हमारी इनकम एक सर्टेन लेवल को पार कर जाती है तभी हम लग्जरीज की तरफ जो है अपना रुख मोड़ते हैं। फिर हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की थी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में जी क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर मेरा किसी प्रोडक्ट को लेके फेवरेबल टेस्ट है तभी मैं उसकी डिमांड करूँगी। इफ़ आई लाइक मोमोज तो मैं मोमोज खाऊंगी। अब उस समय पे क्या है, अगर मुझे मोमोज पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी जो है उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसलिए चीज़ नहीं खरीद रही, आई मीन इसलिए मैं उसको अवॉइड नहीं कर रही क्योंकि वो महंगी है, प्राइस फैक्टर नहीं चेक कर रही, यहाँ पे मैं अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को जो है चेक कर रही हूँ। भैया मुझे नहीं पसंद है, वो चाहे फ्री में भी आप दे दो, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद है। तो हम जब भी इन फैक्टर्स में, आपने 10 फैक्टर्स किए प्लस वो कुछ अदर फैक्टर्स किए, कोई भी फैक्टर जब आप पढ़ रहे हैं इंडिविजुअली आप पढ़ेंगे, असर एक दूसरे को क्लब करके नहीं देखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो जाएगा और ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी आप फैक्टर पढ़ रहे हैं उसको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं खरीद रही, इसलिए नहीं खरीद रही क्योंकि वो महंगी है, भैया मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं, वो सस्ती भी होती मैं तो भी नहीं खरीदती क्योंकि मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो अगर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो आप डिमांड करेंगे, और अगर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो आप डिमांड नहीं करेंगे। और इसमें हमने टोटल कुछ 4 प्रकार के इफेक्ट्स पढ़ने की कोशिश की थी जो आपके लिए ऑल टुगेदर एक न्यू कॉन्सेप्ट था, 11th-12th में आपने नहीं पढ़ा था। इसमें हमने पहला पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नाम से पता चलता है आपने कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपने मुझे कुछ दिखाई चीज़ जिसकी वजह से मेरा भी जी ललचाया और मैंने क्या किया, परचेज करने की कोशिश उसको की, उस चीज़ की डिमांड क्रिएट करवाने की मैंने कोशिश की। क्योंकि मेरे दोस्त के पास आईफोन है, क्योंकि मेरे बच्चों के पास आईफोन है, तो मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, हम ये नहीं देखते कि वो हमारे काम की चीज़ है या नहीं है, बस क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बैंडवेगन इफेक्ट। पहले तो इंस्टीट्यूट 2020 तक तो कहता था कि भैया दोनों एक जैसे ही हैं, बाद में इसने इनको सेपरेट कर दिया। एनी हाउ बैंडवेगन इफेक्ट में भी हम गुड्स को दूसरों को देखकर ही खरीदते हैं, पर यहाँ पर हम या तो स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, या फिर हम फैशनेबल दिखना चाहते हैं, या फिर हम अपने आप को किसी और ग्रुप से एसोसिएट करवाना चाहते हैं। मेरा बैकग्राउंड नहीं है स्मोकिंग करने का, मेरा बैकग्राउंड नहीं है क्लब्स में पब्स में जाने का, पर क्योंकि मेरे दोस्त जाते हैं तो अब मुझे भी जाना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दोस्त क्या सोचेंगे, हो तू तो इतनी पुरानी सोच का है। तो बस अपने आप को किसी ग्रुप से एसोसिएट करवाने के लिए हम कभी कभी चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं और तभी बैंडवेगन इफेक्ट लग जाता है। और इन दोनों में ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं। हम अपनी बिलीफ थिंकिंग जो है उसको हम साइड में रख देते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। फिर हमने किया था स्नॉब इफेक्ट। ये बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, यहाँ डिमांड कम हो जाती है। क्योंकि आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ है तो अब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, मुझे यूनिक चीज़ें चाहिए। अब वो यूनिक चीज़ ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं वो प्राइस तो अपने साथ कैरी करेगी ही करेगी। हर कोई वीवो ओप्पो परचेज कर रहा है क्योंकि हर कोई परचेज कर सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी है मैक्सिमम लोगों की, पर आईफोन हर कोई परचेज नहीं कर रहा है। आपको पता होगा अभी अभी कुछ न्यूज़ आई थी आईफोन 15 के समय पर। क्या न्यूज़ आई थी कि आईफोन जो इंडिया में मैक्सिमम परचेज किए गए हैं ना वो EMIs पर हैं, वो लोन पर हैं, अगर आपने ये न्यूज़ देखी हो। यानी कि हमारे यहाँ पर लोग क्या है, दिखावा ज़्यादा, डिमॉन्स्ट्रेट ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूज़ अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये 2-2.5-3 महीने पहले, मतलब जब भी आईफोन 15 आपका रिलीज़ हुआ है नया सीरीज़ उसका, तभी की ये न्यूज़ है कि इंडियंस जो है, इंडिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्टोर्स के 2 रात पहले ही, लॉन्च से पहले ही जो है लाइनें लंबी लंबी लगा कर बैठे हैं। और जब डेटा कैलकुलेट किया गया तो पता चला मोस्ट ऑफ द आईफोन्स दे हैव बीन परचेज्ड ऑन EMIs। डिमॉन्स्ट्रेट करना है, हम अपने आप को चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएट करवाना। मैं MNC में जॉब करती हूँ, MNC का कल्चर है, उनके हाथ में आईफोन है तो वाई नॉट मेरे हाथ में भी हो। बैंडवेगन इफेक्ट, मैं भी स्टाइलिश दिखूंगी, मैं भी जो है फैशनेबल दिखूंगी।
और जो बेसिक फीचर जो उसका थर्ड पार्ट है, हम चाहते हैं हम अपने आप को किसी ग्रुप से एसोसिएट कराएं, भैया आप आईफोन रख सकते हो तो हमारे पास भी है, हमारी भी उतनी अफोर्डेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ वैसी बातें होती हैं। पर जब हम इसका उल्टा करें, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है मैं नहीं रखूँगा, मतलब मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसओन कर देती हूँ, मैं उसको नहीं जो है उसकी ओनरशिप लेना चाहती, मैं नहीं परचेज करना चाहती, बस वहीं पर स्नॉब इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे जब भी आपको अक्षर कॉमन हर्ड दिखे उसका मतलब होता है भेड़ चाल, और जब भी भेड़ चाल का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते तो यानी कि हमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो जो लोग कॉमन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कॉमनली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उसको हम जो है डिमांड करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से देखा जाए तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। और फिर लास्ट में हमने कौन सा इम्पैक्ट किया था, इट वॉज वेबलिन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम प्रेस्टीज महंगे गुड्स जानबूझकर परचेज करते हैं अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, और वो जितना ज़्यादा महंगा होगा मैं उतना ज़्यादा खरीदूंगी। जब मैं आपको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़वाऊंगी वहाँ पर ये वाला पॉइंट फिर से हम पढ़ेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है मेरे बोलने से कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं कर रहा, क्योंकि जितना महंगा हो रहा है मैं उतना ज़्यादा खरीद रही हूँ? लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, चीज़ सस्ती होगी तब मैं ज़्यादा खरीदूंगी, पर यहाँ पर वो जितना महंगा हो रहा है उतना मैं ज़्यादा परचेज कर रही हूँ, अपना शान शौकत, अपनी रहीसी दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो जब मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस डिस्कस करूंगी उस समय पर विबलिन इफेक्ट का दोबारा से जिक्र आएगा। विबलिन गुड्स के नाम से प्रेस्टीज गुड्स इन्हें बोला जाता है, स्नॉब गुड्स इन्हें बोला जाता है। स्नॉब इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। विबलिन गुड्स को स्नॉब गुड्स भी हम कभी कभी बोल देते हैं। ऐसा एक सवाल है, आप जब करेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है जी। फिर हमने प्रियांशी, अभी तक तो बेटा हम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन मैंने कब करवाया है अभी? प्लीज़ अभी हम जितना है ना दो साथ साथ में चलें, आगे ना बढ़ें, है ना, आगे ना बढ़ें। जो मैंने टॉपिक अभी करवाया ही नहीं है अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलें आगे सुने। फिर हमने कुछ छुटमुट पॉइंट्स किए थे टाइम पास के लिए। क्या भैया, जितनी किसी एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर किसी एरिया में ओल्ड एज लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनसे रिलेटेड सर्विसेज की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा जो है वो की जाएगी। फिर हमने क्या कहा था, हमने और बताओ कोई पॉइंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात की थी। सरकार टैक्सेस लगा देगी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर सरकार सब्सिडी दे देगी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। फिर हमने कहा था कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी, अगर हमें लोन इंटरेस्ट फ्री मिल जाए या कम इंटरेस्ट पे मिल जाए, तो जो मैं ड्रीम हाउस वो पहाड़ों के बीच में अपना घर खरीदना चाहती थी, इतने समय से नहीं खरीद पा रही थी क्योंकि पैसा नहीं था, आज मैं खरीद सकती हूँ। क्यों सोच रही हूँ खरीदने का? क्योंकि मुझे वो घर लोन पे परचेज करना था। उस समय इंटरेस्ट रेट 10% का था, आज के समय पे 3-4-5% पे आ गया, तो अब मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ का सोच सकती हूँ खरीदने का। एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था नेशनल इनकम का, वो अब मैं आपके साथ एक बार फिर से जो है डिस्कस कर रही हूँ, और डिस्कस करने से पहले ही आपको बोल रही हूँ, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा, पर क्योंकि थोड़ा सा डाउट आया है उस पॉइंट को लेके, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं, कुछ फिगर्स के साथ समझाते हैं। अल्टीमेटली एग्ज़ाम के लिए क्या आएगा वो मैं कल की क्लास में बता चुकी हूँ, अब दोबारा से इस पॉइंट के साथ फिर से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलें सुने, ध्यान दीजिएगा। मेरी वॉइस लो आ रही है, बढ़ा दी है जी। चलें ध्यान दीजिएगा, सुने। यहाँ पर हम बात करेंगे, आप मेरी बात से सहमत हो कि जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों का डिमांड होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, और ना आपसे एक रिक्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं कि ध्यान ना यहाँ पे देना, क्योंकि कभी कभी मुझे बीच बीच में सिर हिलते हुए दिखते हैं। आपको ऐसा फील होता होगा कि आप लोग पीछे बैठे हैं, किसी के पीछे से आप बात कर रहे हो, मुझे दिखोगे नहीं, आप बुक्स के ऐसे सिर झुका के बात करोगे, मुझे दिखोगे नहीं। ये पोडियम का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, एंड तक सब कुछ दिखता है। तो होता क्या है ना जी, जब आप बातें करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो जो फ्लो में हम होते हैं, जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, आपके लिए भी भला है कि प्लीज़ ध्यान यहाँ पर दें, बातें ना करें। बेशक आपको लग रहा है टॉपिक 12th वाला है, 11th वाला है, पर आप आगे आगे बढ़ते रहिए, आपको नहीं दिखेंगी वो चीज़ें।
वो बहुत हम आगे पहुंच चुके हैं उन चीज़ों से। वहाँ पे आप बेसिक्स जो है लर्न करके आए थे। ऑब्वियसली बच्चा ABCD जो है ना वो LKG UKG फर्स्ट में सीखता है। क्या इंग्लिश सिर्फ ABCD तक ही सीमित है? नहीं, इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस भी करते हैं ना, PhD करते हैं। तो ABCD का मतलब, इंग्लिश का मतलब सिर्फ ABCD नहीं है, वो तो LKG UKG फर्स्ट में आप सीख कर आ चुके हैं। उसके आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं। मास्टर्स करते हैं लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर हमें लगे कि हमने 11th-12th में जो पढ़ा है वो मास्टरी हो गई है, वो मास्टर्स के जैसे ऐसा थोड़ी ना है, तो अलग से मास्टर्स डिग्री क्यों लेंगे हम। तो आपको बेशक लग रहा है कि ये टॉपिक तो बिल्कुल मैम वैसे ही है, पर वैसे नाम है सिर्फ। अब इन डेप्थ एनालिसिस है, तो प्लीज़ ध्यान, यहाँ पे लेक्चर्स बैकलॉग में नहीं जाने चाहिए, साथ में चलेंगे, हर एक चैप्टर का मेरा कनेक्शन है, ध्यान देंगे यहाँ पे, सुनिएगा। तो यहाँ पे ना देखो क्या होता है, हमने आपसे कल की बात की थी, एक अक्षर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने कल एक एग्जाम्पल भी लिया था कि मैं गरीब थी और हमारे एक दोस्त कुलदीप, उनको हमने रिच जो है वो बताया था, है ना। तो मैंने कहा क्या भाई, एक पुअर व्यक्ति, एक रिच व्यक्ति, एक पुअर व्यक्ति, एक रिच व्यक्ति, और दूसरी बात क्या कि आपको कुछ भी लगे आपके पार्ट पे इम्पॉर्टेंट है, जो बाद में, क्योंकि देखो 2 बुक्स पढ़नी है, बहुत समय हम जो है आपके साथ बिताएंगे, तो ऐसा होता है आप आगे बढ़ते रहोगे, पुराना अभी तो समझ आ रहा है, जब रिवाइज करोगे 1-1.5 महीने बाद एग्जाम के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आप खुद भूल जाओगे कि उस पॉइंट में क्या एग्जाम्पल था, हमने क्या समझा था। तो लेक्चर्स तो बार बार नहीं देखोगे, जो मुझे लिखवाना है वो तो मैं आपको बोलूँगी ही कि आप लिख लें, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कोई चीज़ लग रही है ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैं लिख लेता हूँ, तो प्लीज़ लिख लीजिए, मुझे ना बोलना पड़े कि ये लिख लो, ये लिख लो। जो मुझे लिखवाना है उसके लिए तो पक्की बात है मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ लिख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू फील लाइक कि हाँ ये मैं लिख लेता हूँ, मुझे बाद में याद रखने में काम आएगा, तो प्लीज़ उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। प्लीज़ अभी यहाँ पे देखो, हमने बात करी किसकी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसमें मैंने कहा कि एक पुअर व्यक्ति है और एक रिच व्यक्ति है, ठीक है। मैं ये मान के चलती हूँ क्या, पुअर, क्योंकि पुअर है तो ऑब्वियसली ना उसकी इनकम तो कम ही होगी, मैंने कहा वो 100 रुपये कमाता है। वहीं एक रिच व्यक्ति की इनकम, लेट अस सपोज वो 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है, ठीक है, ठीक है। अब आप बताओ, एक गरीब व्यक्ति पहले खाने की सोचेगा या सेव करने की सोचेगा? पहले तो वो कंजम्पशन की सोचेगा। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना खर्चा कर दिया। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करूंगी जस्ट टू मेक कॉन्सेप्ट्स ईजियर फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे बेसिकली खर्चा, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर उसने कर दिया। उसने कितने का खर्चा किया, इसने ना 80 रुपये खर्च कर दिए। वहीं पर एक रिच व्यक्ति ले दे के, मैंने कहा कि ये ना 2 लाख रुपए खर्च कर देता है। सारा 10 लाख खर्चा कहाँ पे करेगा? मतलब कहने का ये कि प्रोपोर्शन ऑफ खर्चा जो रिच का है, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से खर्चा का अमाउंट तो कहीं ना कहीं कम ही वो खींचेगा, ठीक है। तो आप मुझको ना बताना इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी। बेसिकली ना दोस्त, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, आपको पढ़ के जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है ना, वो ये क्रिएट हुआ है, कहीं कहीं पे वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहा है, कहीं कहीं पे वो बात कर रहा है ओवरऑल डिमांड वगैरह की, ओवरऑल कंजम्पशन और स्पेंडिंग्स की। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं परसेंटेज में जो है वो निकाला जाता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अमाउंट में हम बात नहीं कर रहे, हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? इनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है और इनकी 20% है। हमने कल एक लाइन पढ़ी थी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिच। क्या यहाँ पर भी यही बात आपको दिख रही है? एक लाइन आपको क्लियर हुई? तो ये थी मेरी एक लाइन कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि पूरी इनकम का मेजॉरिटी हिस्सा कंजम्पशन पर खर्चा हो जाता है पुअर व्यक्ति द्वारा, क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट है ही नहीं कि वो सेव भी करे, वो खर्चा भी करे। उसको तो पहले अपनी ज़िंदगी जीनी है, उसका मैक्सिमम हिस्सा खर्चों पे निकल जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई जो मैंने यहाँ पर लिखी? ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर ना अब आप ध्यान देना, अब बात आती है उस पैराग्राफ में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं।
अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है, इक्वल है, या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो हम ना दोनों ही केस लेंगे और दोनों ही केसेस को आपको समझाएंगे। लेट अस सपोज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि सबके पास बराबर पैसा नहीं है, यही मतलब है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने कहा टोटल इनकम जो है ना, टोटल नेशनल इनकम जो है ना किसी पर्टिकुलर कंट्री की, वो मैंने कहा 10 लाख रुपए है। हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, ऑब्वियसली नेशनल इनकम इंडिया की 10 लाख तो नहीं है। हाइपोथेटिकल फिगर्स हम हमेशा इजी फिगर्स लेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा टोटल इनकम जो है ना वो 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए की जो इनकम है ना, इसमें मैं ये मान के चलती हूँ रिच और पुअर, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो दो कैटेगरीज हमें मिलेंगी ना, कोई रिच होगा कोई पुअर होगा। अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता फिर तो रिच पुअर का पंगा ही खत्म था, सब बराबरी पर है। क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तभी तो रिच है कुछ लोग और कुछ लोग पुअर हैं। तो मैंने कहा ये जो रिच लोग हैं ना ये हैं 20, ठीक है, और ये वाले जो हमारे पुअर लोग हैं ना, लेट अस सपोज ये हैं 90, ठीक है। हाइपोथेटिकल फिगर्स है मेरी, ये है मेरे 20 और वो है मेरे 90, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ना क्या कहा, जल्दी से मुझे बताओ, मतलब मैं बता रही हूँ। मैंने कहा ये जो 10 लाख रुपए की इनकम है ना, रिच लोगों के पास ना इसका 9 लाख रुपए गया हुआ है क्योंकि रिच है। और ये जो 10 लाख का बचा हुआ सिर्फ 1 लाख है ना, ये अमाउंट पुअर लोगों के पास है, तभी तो वो पुअर हैं। यानी कि 9 लाख रुपए तो 20 लोगों के पास है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल 9 लाख रुपए टोटल 20 लोगों के पास हैं और 1 लाख रुपए 90 लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी बात ठीक है। जल्दी से बताओ, अभी अभी हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिच का कितना निकाला 20% और उसका पुअर का 80%। इसका मतलब दोस्त प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब इसने टोटल कितना स्पेंड किया होगा 9 लाख का, 1,80,000। और पुअर ने कितना खर्च किया होगा 80,000। टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई हमारी 2,60,000, 2,60,000। अब आगे सुनो, इतनी बात समझ आ रही है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। 2,60,000। आप ये बताओ इनकम टोटल कितनी थी 10 लाख रुपए, खर्चे में कितनी निकल गई 2,60,000 रुपए। अब आप मेरे को बताओ ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 20 और 80%, तो रिच और पुअर का अलग अलग था। ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलेगा, 2,60,000 जो कंज्यूम की है कितनी इनकम से, 10 लाख की इनकम से, कितना आ गया 26%। क्या ये भी बात समझ में आती है? यहाँ पे कोई लोचा तो नहीं, कोई पंगा तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हमने कब बात करी, ये हमने बात करी जब हम अनइवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन अपना रखते हैं, है ना जी दोस्त, है ना जी। तो यहाँ पर हमें क्या बात ऑनलाइन बोल रहे हैं बच्चे, दोबारा बता रही हूँ जहाँ से लैग हुआ है, सुनो। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेंडिंग आई रिच की और पुअर की वो आई 1,80,000 और 80,000। अब हमने यहाँ से क्या किया, टोटल स्पेंडिंग निकाली जो पुअर और रिच की मिलाकर है, दैट इज 2,60,000। अब ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला, यानी कि रिच और पुअर का जो पहले इंडिविजुअली निकाला था, अब सबका मिला के सबने कितना खर्चा किया। तो 2,60,000 का खर्चा हुआ और कमाई कितनी थी इस कंट्री की 10 लाख रुपए थी, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी जब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, अनइवन। अब डिस्ट्रीब्यूशन है इवन। अब एक केस लेते हैं जहां पे हम कहते हैं कि इनकम का इवन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इनकम का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप मान के चलो क्या कि मेरी टोटल इनकम तो वही है, 10 लाख ही मैं लेके चल रही हूँ। 10 लाख की जो मेरी इनकम है, आप बताओ क्या रिच और पुअर का कोई मतलब है लेने का, कोई मतलब नहीं है अलग अलग, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबके पास ही ऑलमोस्ट बराबर का जो है वो पैसा होगा। मैंने कहा टोटल जो मेरी पॉपुलेशन है ना, टोटल जो मेरी पॉपुलेशन है ना, लेट अस सपोज वो है 100 ही ले लेते हैं। 100 अगर हम लेते हैं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इनकम पर पर्सन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सबके पास कितना आ रहा होगा, 10,000 रुपए सबके पास आ रहे
होंगे। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे बताओ यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या मैं रिच वालों का 80% ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। क्या मैं यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गरीबों का 20% ले सकती हूँ? नहीं ले सकती, क्योंकि हर कोई गरीब नहीं है, हर कोई अमीर नहीं है। यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू इन केस ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहीं ना कहीं इसके बीच में ही तो लाई करेगी। तो मैंने हाइपोथेटिकली ले लिया, मैंने कहा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना इनकी लेट अस सपोज 40% आती है। हाइपोथेटिकल 40% मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ना तो 20% होगी क्योंकि सारे गरीब नहीं हैं, ना ही 80% होगी क्योंकि सारे अमीर नहीं हैं, कहीं ना कहीं इस बीच की रेंज में ये लाए करेगी। तो मैंने बिल्कुल जो है ना तो 20% के आसपास वाली वैल्यू ली, ना ही 80% के आसपास वैल्यू ली, मैंने 40 ले लिया। अरे आप 50 ले लो, 55 ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने 40 ले ली। तो अब आप मुझको ये बताओ मैंने ओवरऑल जो है कितनी ले ली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन केस ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम? 40%। मतलब ये जहाँ पे जिस वाले एरिया में कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वहाँ पर लोग स्पेंडिंग कितनी करते होंगे? 10 लाख का 40% कितनी करते होंगे? 4 लाख। यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ नहीं, अब क्रक्स हमें देखना है। क्या क्रक्स देखना है? कि अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी कंट्री का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है, तो वहां की ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। किससे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस से। बस ये जो लाइन है ना, यही लाइन उन्होंने क्रक्स आपकी बुक में दिया है। ये पूरा कहानी नहीं समझाई, और ये पूरी कहानी एग्जाम में आएगी भी नहीं। ये रिच का, ये पुअर का, ये प्रोपेंसिटी का, ये फिगर, ये नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आएगा। आएगा वही जो क्रक्स वहां पर दिया है। तो क्या आपको मेरी बात से आप सहमत हो? कौन सी बात मैम? कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, यानी कि जहां पर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे डिमांड ज्यादा है, और जहां पर भी ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, वहां पर लोगों की डिमांड कम होगी, वहां पे लोगों की डिमांड कम होगी। इतनी बात समझ में आई? बस यही दो क्रक्स थे वहां पे। पहला ये क्या कि रिच, अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो रिच की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है और गरीबों की ज्यादा होती है। ये इंडिविजुअली की बात हुई। ओवरऑल की बात करते हो तो ओवरऑल के केस में किसी भी कंट्री का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी, ज्यादा डिमांड करेगा। और कोई भी कंट्री जहां की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, कम डिमांड करेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? अभी अच्छे से समझ में आया? एक बार आपको बुक से इसको हम फिर से पढ़वाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बुक से इसी को हम एक बार फिर से आपके लिए पढ़ रहे हैं, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत डाउट था भी कल तो वो क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहे हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड दैट इज टोटल डिमांड उस एरिया की, उस कंट्री की, ठीक है। जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी क्या उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कह रहे हैं वेल्थ ऑफ अ कंट्री में भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है जहां पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवरऑल वाली क्या थी? कम थी। चलिएगा, द वेल्थ ऑफ द कंट्री में बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट देर आर अ फ्यू वेरी रिच पीपल while the majority is poor। कुछ ही लोग रिच थे, मेजॉरिटी लोग गरीब थे। ऐसे केस में क्या होगा? द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री, दैट इज ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विल बी रिलेटिवली लेस।
बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस। याद है रिच पीपल की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो 20% ही थी और पुअर की 80% थी। क्या अब ये बात क्लियर हुई आपको? अब आगे देखो कि इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो क्या होगा, डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। ऑल टुगेदर इसका ऑपोजिट केस क्या कह रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगा तो ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी और डिमांड ज्यादा होगी। If distribution of income is more, then propensity to consume of a country as a whole, overall propensity to consume will be higher, जिसका मतलब हम ज्यादा जो है डिमांड भी करते हैं गुड्स का। आई बात समझ में? श्योर? अब उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा जो भी थोड़ा बहुत डाउट था। ठीक है, चलो आपने लिख लिया होगा, आपको बाद में अगर समझना हो खुद से तो ये आपने लिख लिया होगा। चलो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से जो है नया टॉपिक जो है देखते हैं। अभी देखो दोस्त नेक्स्ट टॉपिक ना मैं आपके साथ लेने वाली हूँ डिमांड फंक्शन का। फंक्शन का मतलब मैंने शायद आपको कल भी बताया था, कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप बताओ हम जो डिमांड पढ़ रहे हैं, क्या मेरी डिमांड किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगी? इतने सारे फैक्टर्स पढ़ के तो आए हैं, करेगी ना? करेगी। यानी कि मेरा डिमांड विल डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। बस डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के मैथमेटिकल रिश्ते को डिमांड फंक्शन कहा जाता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे डिमांड मेरी किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, और जिन पर वो डिपेंड कर रही है आपको मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली उनको स्टडी करना है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी थी, अपनी अपनी आइडेंटिटी थी। यानी कि डिमांड विल डिपेंड ऑन सर्टेन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स। अब इसको लिखेंगे हम कैसे? इसको हम लिखेंगे डिमांड जो है ना किसी प्रोडक्ट की। अब आप इसको dx लिखो, qx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता दोस्त? पेपर ऑब्जेक्टिव है। इवन इफ द पेपर वाज सब्जेक्टिव ना, तब भी आप dx लिखो, qx लिखो, कोई फर्क तब भी नहीं पड़ता। Q का मतलब भी क्वांटिटी डिमांडेड, D का मतलब भी डिमांड, तो फर्क नहीं पड़ता। और पेपर सब्जेक्टिव होता है तो हम तो वैसे ही लिखते हैं वेयर QX ये है, वेयर PX ये है। तो जब हम खुद से एक्सप्लेन कर देंगे कि भैया हम किस चीज़ को क्या डिनोट करवा रहे हैं, तो वैसी समस्या नहीं है। और यहाँ हमारे पेपर में तो वैसी कोई समस्या नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, लिखना तो हमें कुछ है नहीं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा हमारे डिमांड किसकी, एक्स कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट एक्स है, उसकी कितनी क्वांटिटी मुझे लेनी है, वो किन किन फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा उस कमोडिटी के प्राइस पर, पहला फैक्टर। अच्छा, रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के थे, प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड पर। और किस पे? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर। और किस पर? और बताओ कौन कौन से फैक्टर्स थे हमारे? इनकम पर। और बताओ? गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्सेस, चलो गवर्नमेंट को मैं जी से डिनोट करवा देती हूँ। और क्या था हमारे? कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज, नेचुरल फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस, बिजनेस साइकिल, सोशल कस्टम्स, ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो डिमांड function is a functional relationship between the demand for a product and various factors affecting demand, where px is the price of commodity, ps substitute का price, pc complementary का price, t stands for taste and preferences, y is for income, g government की policies, dash 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 n तक कोई भी फैक्टर आप यहाँ पर डाल सकते हो जो भी डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। और ये बन के आ गया क्या मेरे पास? डिमांड फंक्शन। आप इसको QX लिखो, आप इसको DX लिखो, आपकी इच्छा। अरे आपका मन करे तो आप इसको QY DY भी लिख सकते हो,
फर्क क्या है? मैंने कमोडिटी का नाम एक्स लिया है, आपने कमोडिटी का नाम वाई रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि भाई हमारा डिमांड फंक्शन जो होता है ना, इट डिनोट्स, रिप्रेजेंट्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स डिमांड। समझ में आई बात? जरा बुक से देखते हैं इसी बात को, देखिएगा। कह रहे हैं क्या, फंक्शन क्या होता है? इट इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप बोलो ना, मेरे केस में डिमांड और दूसरा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आप किसको कहोगे डिपेंडेंट वेरिएबल? डिमांड को क्या कहोगे? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स पर, जिनकी इंडिविजुअल अपनी जो है अप्रोच है, हर पॉइंट जो है इंडिविजुअली जो है वो वर्कआउट करता है। तो यही लिखा है, डिमांड फंक्शन states the relationship between the demand which is a dependent variable and its determinants जो कि इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, अ डिमांड फंक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, px, अब इन्होंने dx लिखा है, लिखने दें, तो आगे वो बता भी तो रहे हैं dx क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। मैं qx लिखूंगी तो मैं बोलूंगी मेरा qx इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एनी हाउ पेपर में लिखना तो है ही नहीं है, ठीक है। px प्राइस, इन्होंने m के लिए क्या डिनोट किया है? इन्होंने इनकम को m माना है, हम y ले लेते हैं। इन्होंने y क्या माना है? कह रहे हैं ये सब्सटीट्यूट का प्राइस है। इन्होंने pc कॉम्प्लीमेंट्री के लिए माना है। t इज फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अच्छा एक सेल्स प्रमोशन का कल भी समझाया था, एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा लिया हमने, गवर्नमेंट का लिया था। तो कोई भी फैक्टर आप ले लो, आपका जो जो याद आए आप यहाँ पे जो है डिनोट करते रहो। क्या इतने ही फैक्टर्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो और भी हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इतने ही कह रहे, मेरी डिमांड जो है ना वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, है ना जी? समझ में आई आपको मेरी बात? समझ में आई। देखिए, we will study demand as a function of only price। अगर मैंने आपको बोला मुझे बताओ इस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी, तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे मैम इनकम से कंपेयर करूं या मैं प्राइस से कंपेयर करूं या मैं किसी और गवर्नमेंट पॉलिसी से कंपेयर करूं। नहीं 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 नहीं, डिमांड का कंपैरिजन हमें किससे लेना है? प्राइस से लेना है। बाकी कोई भी फैक्टर है दे आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड बना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड पर असर बताओ प्राइस के वेरिएशन का। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम करेंगे क्वेश्चंस। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स से सवाल कुछ जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा आप पहले। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। घर जाके जो भी क्वेश्चंस हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको वापस से नज़र उनके आगे से दौड़ानी है। ऑनलाइन समझ में आ गया दोस्त? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, ऑप्शन ए में डिजायर बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे, ऑप्शन बी में नीड, डिजायर, विश की बात कर रहे हैं, एंड द विलिंगनेस। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे प्राइस की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन में क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बोलो ना, ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन डी। यहाँ पर डिजायर और एबिलिटी है फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरे में नीड और विलिंगनेस है, तीसरे में प्राइस की बात हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है। देखो, अगर अक्षर क्वांटिटी डिमांडेड अक्षर है तो इसका मतलब उसने वो वाले ऊपर वाले जितने भी हमारे फीचर्स थे, फैक्टर्स थे, उनको कंसिडर कर लिया होगा। अलग से क्या था?
पीरियड ऑफ टाइम पर क्या जो है प्राइस चल रहा होगा। हेंस मोस्ट वाइबल ऑप्शन डी बनेगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन डी में अगर क्वांटिटी, अच्छा सी में भी क्वांटिटी डिमांडेड बोला है तो मतलब विश और डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस सब होगा, डी में भी सब कुछ होगा, पर यहाँ पे ना एक प्राइस की बात कर रहे हैं और हमें पता है प्राइस तो कांस्टेंट नहीं रहता, समय बदलेगा तो प्राइस भी बदल सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स बदलेंगे, बल्क में परचेज करोगे तो फिर से प्राइस बदल सकता है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है, प्राइस तो डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है दैट वुड बी डी। दोस्त देखो, एक फिर से डिस्क्लेमर, ऑनलाइन एक हमें आया है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें डिमांड के चेंज होने से प्राइस पे भी इम्पैक्ट आता है। क्या मैंने अभी आपको ये सिखाया कि डिमांड के चेंज होने से प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? हम क्या सीख रहे हैं? प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अननेसेसरी अपनी कन्फ्यूजन्स को ना बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम यहाँ पर डिमांड पर असर देख रहे हैं दूसरे चीज़ों का चेंज होने से, हम डिमांड को चेंज करके प्राइस पर असर नहीं देख रहे हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट है पूर्णिमा, वहाँ पे हम अभी नहीं गए हैं प्लीज़, ठीक है दोस्त। यहाँ पे फिर से आपको बोल रही हूँ, डिमांड पर असर देख रहे हैं प्राइस के चेंज का। अगर प्राइस कम ज़्यादा करूँ तो डिमांड पर कैसा असर आएगा। मैं इक्विलिब्रियम डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी वो सब की बात नहीं कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम लेवल्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ऑल बट वन। ऑल बट वन का मतलब क्या होता है? ऑल एक्सेप्ट वन, ऑल except one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. Which one is it? अभी अभी बताया ना, डिमांड का असर सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर जो है, मतलब प्राइस और डिमांड का रिश्ता हमें सिर्फ देखना है। अगर मैं चेक कर रही हूँ डिमांड क्यों चेंज हो रही है, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड प्राइस वेरिएशन की वजह से हो रही है, बाकी थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो आप बोलो ऑल एक्सेप्ट वन, कह रहे हैं दे आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट नहीं होती है? जवाब दो, ऑप्शन सी प्राइस। बाकी सबको तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर कांस्टेंट, प्राइस पर ही जो है चेक कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सब्स्टिट्यूट कौन से हैं? टी एंड कॉफी। चलो नेक्स्ट बताते हैं हम कौन सा करना है, सिक्स्थ करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड assuming other things to remain constant establishes the relationship between, बोलो ना, लॉ ऑफ डिमांड तो क्वांटिटी और प्राइस का ही तो रिश्ता बताता है, और कैसा होता है? उल्टा होता है। तो बताओ ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या आएगा यहाँ पे? बी या डी? बोली लगाओ, बी वाले बी की बोली लगाओ, और डी, डी के साथ भी है कोई डी की बोली? अच्छा पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दिया। ए और सी की बोली, ए की बोली लगाओ, सी की बोली, ए की बोली। चलो ए देखते हैं मेरे दोस्त। लॉ ऑफ डिमांड क्या इनकम और डिमांड का रिश्ता बताता है या प्राइस और डिमांड का रिश्ता बताता है? किन्होंने बताया था ये वाला ऑप्शन? सुन रहे हो दोस्त? तो बताओ मुझे, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड इनकम और डिमांड का रिश्ता बताता है या प्राइस और डिमांड का? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए नहीं है। तो बोलो अभी ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। चलो नेक्स्ट करेंगे 13। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट, आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि डिमांड पढ़ रहे हो तो सप्लाई पे नजर नहीं जानी चाहिए। दोनों इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पढ़ोगे तो दोनों चैप्टर बर्बाद हैं। ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर के आएंगे, मैंने बता दिया। चलो 15 पूरा मतलब चैप्टर ऑल टुगेदर, कुछ चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, उन सब की मार्किंग एक साथ है, इंडिविजुअल चैप्टर्स की मार्किंग नहीं बता रही हूँ मैं आपको। चलो 15th पर आओ। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप। पहले तो ये बताओ, पेप्सी, कोक, 7 अप कैसे गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट। देखो आज की क्लास, क्योंकि पहली क्लास से हमने अभी ये क्वेश्चंस पहली बार हम कर रहे हैं, थर्ड क्लास से,
तो क्वेश्चंस को ना रट के नहीं जवाब देना, इंटरप्रिटेशन करनी हमें आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़े ना, तो जवाब क्या दिए हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं ना, उसके ऊपर कूदना नहीं है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा साथ ही मैंने अपने ऑप्शंस भी पढ़ लिए, बिल्कुल नहीं करना। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ऑप्शंस को पढ़ना, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। और मैम ज़रूरी कब लगता है? प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ये चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले सवालों को आप इंटरप्रेट करें, कोशिश करें सवाल हमसे क्या पूछ रहा है उस चीज़ को जानने की। और जब आप अपने कंक्लूजन्स क्वेश्चन को पढ़ के निकालेंगे ना, और उनमें से ऑप्शंस में आपको आप वाला कंक्लूजन दिख जाएगा, आप श्योर हैं कि आपका आंसर पक्का सही है। कभी कभी क्या होता है, हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, करें क्या? तो उन सिचुएशन से बचने के लिए सवालों को इंटरप्रेट करें, एनालाइज करना शुरू करें। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक फर्स्ट क्लास से लेके एंड तक मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी बेटा इसको याद कर लेना। याद करने के लिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इको नहीं पढ़ना है आपको, आपको और भी 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि याद करो 400 पेज की किताब, ये 450 ऐसी दूसरी बुक भी है, कितना याद करोगे? आज याद करोगे, फिर परसों फिर करना पड़ेगा, अगली बार पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। याद करना तो मतलब बार बार भूलो, बार बार करो, भूलो करो भूल। तो ये हरकतें थोड़ी ना करने, सिर्फ इको में थोड़ी ना पास होना है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास होना है। तो इकोनॉमिक्स को समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो समझना कैसे है वो देखेंगे। जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी, मैं भी अभी कंक्लूजन नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, मैं पहले अपनी इंटरप्रिटेशन बनाने की कोशिश करूंगी। आई नो क्वेश्चन बहुत ईजी है, और अभी क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे हैं तो मुझे ये भी आपको समझाना है कि इंटरप्रेट कैसे करना है। धीरे 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 आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की, आप फटाफट से आंसर कर पाएंगे। एंड आई नो 99.9% बच्चों के आंसर सही होंगे, बहुत ईजी सा सवाल है, कुछ है थोड़ी ना। बट स्टिल मुझे आपको पढ़ना सिखाना है, सवाल पढ़ेंगे। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप, तो सबसे पहले तो ये चेक करो ये गुड्स कैसे हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के प्राइस और दूसरे की डिमांड पर असर सीधा जाने वाला है। मतलब अगर पेप्सी के प्राइस बड़े हैं तो फिर कोक और 7 अप की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब आंसर ढूंढो। कह रहे डिमांड फॉर, आप बताओ डिमांड फॉर कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज, कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज। जी ठीक है, 15th का ऑप्शन डी। क्या ठीक है ये सबका? पक्की बात? आगे बढ़े, चलो। अच्छा यहां पे हमने ये वाला भी बनाना था, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हुए थे। चलो नेक्स्ट करेंगे। फोर्टी 42 कीजिएगा। डिमांड इज दी ऑप्शन बी एंटायर रिलेशनशिप। अगर अक्षर एंटायर आ गया ना तो कोई फैक्टर अगर मिसिंग भी है ना तो एंटायर में वो कवर हो गया है। इफ़ यू पीपल आर फाइंडिंग कि हमें एबिलिटी अक्षर दिखे, विलिंगनेस भी दिखे, डिज़ायर भी दिखे, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम या फिर आपको प्राइजेस वाला अक्षर भी दिखे, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ दिखे। उसने एंटायर अक्षर जोड़ दिया। एंटायर मीन्स कि सब चीज़ों की कवरेज है उसमें। तो डिमांड इज द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इक्वल सेम। 45 करेंगे। चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट। सवाल कह रहे हैं ना सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट ही है। सवाल कह देना कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री ही है, चाहे वो नहीं है, रियल लाइफ चेक नहीं करनी। सवाल ने जो कह दिया सवाल को माथा टेक दो,
सवाल आप जीत जाओ। तो सवाल अगर अभी तो कह रहे सब्स्टिट्यूट में, कहती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलता ना तो भी मानो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और जैसे अब सब्स्टिट्यूट हैं ये दोनों, तो मतलब एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी पर रिश्ता सीधा डायरेक्ट। अब कह रहे हैं प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, अगर प्राइस एक का इंक्रीज हुआ है तो फिश की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट करेंगे 46। हाँ जी, अच्छा नहीं, मुझे लगा आवाज आई। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न्स आर सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड पर असर सीधा। अगर आपको पता भी है ना तो भी लिखेंगे आप ये बात बार बार, प्रैक्टिस आप ही की होगी। मुझे पता है आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लिखोगे, फिर भी आप लिखोगे। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न्स आर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो डिमांड फॉर पॉपकॉर्न भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ गई तो पॉपकॉर्न की क्वांटिटी भी तो ज्यादा ही बिकेगी। ठीक है जी, ऑप्शन ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। 47 भी करते हैं एक बार। इफ प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस, डिमांड फॉर एप्पल जूस। पहले तो बताओ ऑरेंज और एप्पल कैसे गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक का प्राइस दूसरे के डिमांड पे रिश्ता सीधा डायरेक्ट। तो अगर प्राइस ऑरेंज जूस का बढ़ा तो डिमांड एप्पल जूस की बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट हैं। बताओ आंसर ए। अब अगर सवाल हमसे पूछ लेता बताओ डिमांड पे कैसा असर होगा, तो क्या हम नहीं जवाब दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे। तो जरूरी नहीं है दोस्त सवाल जैसा है वैसा ही आएगा। जो नहीं भी पूछे ना हिडन चीजें, वो भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है। अगर वो यहाँ पे पूछ लेता डिमांड फॉर एप्पल जूस विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो भी तो आप इसका जवाब दे सकते हो। यहाँ पे तो वो रुक गया, इसीलिए मैंने कहा ऑप्शंस पर ना जाएं। अगर मैं पहले ऑप्शन पढ़ती ना तो मैं ये चीज को ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। मैं ये लिखती ही नहीं, मैं टाइम बर्बाद करती ही नहीं, पर अभी लग रहा है टाइम बर्बाद है। व्हाट इफ सवाल आता ही ऐसा, अभी ऊपर ऐसे ही तो करके आए हैं, डिमांड बताओ एक की कम होगी या ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस उन टॉपिक से जो हमने कल की क्लास में किए थे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ध्यान बिल्कुल यहाँ पर, ध्यान बिल्कुल यहाँ पर। और अब जो मैं हरकत करने वाली हूँ ना वो कृपया करके आप नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आप जानबूझ के नहीं करेंगे। सुने, आइएगा। हमने ना अभी अभी एक टॉपिक किया है, डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कितने किए हैं आपने? 10 प्लस वो एक अदर फैक्टर्स वाला शॉर्ट नोट में जो दिया था। मैं इनको सिर्फ 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगी, 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स में नहीं, 2 में। कौन से 2? प्राइस फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर, बस। प्राइस फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर। जब मैं आपसे बात करूंगी ना प्राइस फैक्टर की, तो मेरे दोस्त, मेरे लाल सिर्फ और सिर्फ इस वाले टॉपिक पर टिकेंगे, इस वाले फैक्टर पर टिकेंगे, फर्स्ट पॉइंट पर। यानी कि आप लोगों के लिए ये कुछ भी काम का नहीं है, काटना मत। आप लोगों के लिए बाकी सारे फैक्टर्स काम के नहीं हैं, नहीं है काम के। यहाँ तक ये कुछ भी जो है वो काम का नहीं है। जब मैं प्राइस फैक्टर की बात कर रही हूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर ही ध्यान देना है, बाकी फैक्टर्स इग्नोर,
इग्नोर, जैसे आप ये इग्नोर करते हो ना, मैं बोलती हूँ पढ़ा करो, आप इग्नोर। ऐसे ही प्राइस फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स इग्नोर, ध्यान भी नहीं देना, चल हट, ये एटीट्यूड। जब हम प्राइस फैक्टर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की ही हम बात करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड अगर चेंज हो रही है तो वो सिर्फ प्राइस के चेंज की वजह से हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, प्राइस के चेंज की वजह से हो रही है, तो अगर प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। यानी कि मैं आपकी बुक की ही फिगर्स लूंगी तो आपको इजी रहेगा। मतलब क्या, अगर प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है मार्केट में 5, तो मैं डिमांड करती हूं 10 यूनिट्स। प्राइस अगर दोस्त गिर गया तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी, प्राइस और गिर गया तो और ज्यादा डिमांड करूंगी, प्राइस और गिर गया तो और ज्यादा डिमांड करूंगी, और गिर गया तो और ज्यादा डिमांड करूंगी, फ्री में मिल गया तो वहीं पे लोटपोट हो जाऊंगी, सारा मुझे दे दो, है ना। तो एनी हाउ, क्या आपको यहां पर ऐसा लग रहा है प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा? क्या आपको ऐसा लग रहा है, उल्टा भी तो केस हो सकता है ना, कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है? भाई मैं अगर 1 2 3 4 5 लिखूं तो वो भी तो उल्टा हो जाएगा ना, 60 35 20 15 10, है ना जी। उल्टा रिश्ता है या नहीं है? अगर मैं आपको बोलूं कि इस चीज को आप ग्राफ पर प्लॉट करके मुझे दिखाओ, तो चलो करके बताओ। ये रहा डेटा आपके पास, प्राइस और डिमांड। बनाएंगे रजिस्टर्स पे, और प्लीज बनाएंगे। मुझे पता है आपको पता है कि कैसा ग्राफ आने वाला है, आई नो एवरीथिंग, स्टिल आप बनाएंगे। जो ग्राफ बनाना है वो आप बनाएंगे, जो डेटा दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। स्केल नहीं चाहिए मुझे, कोई आपकी सिमेट्री नहीं चाहिए, बिल्कुल रफ हैंड ड्राइंग करनी है, स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। पेपर हमने लिखना नहीं है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं, रफ हैंड मुझे ग्राफ चाहिए। पेन से बनाओ, पेंसिल से भी नहीं बनाना, पेन से बनाओ। और बनाओ, क्या करेंगे हम हमेशा मेरे दोस्त, हमेशा क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर होगी, हमेशा प्राइस वाई पर होगा। ये इंस्टीट्यूट भी बोलता है, हमें भी पता ही था, सिमेट्री रहेगी, नहीं तो कोई प्राइस कहीं बनाएगा एक्सिस पे, कोई क्वांटिटी कहीं, सिमेट्री पे नहीं आएगा। तो क्या होगा, प्राइस बनेगा वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी बनेगी एक्स एक्सिस पर। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का अगर हम देखें तो 10-10 के गैप से आप ले सकते हो, और प्राइस जो है वो आप वही 1 2 3 4 5 के हिसाब से ले सकते हो। आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, हल्का सा कहीं ना कहीं कर्वी सा आ रहा होगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको स्ट्रेट लाइन ही लेंगे। आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नहीं आ रहा, किसी का कुछ कर्व भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्या डिमांड कर्व ऐसा ही आ रहा है? क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट या लेफ्ट है? राइट की तरफ जा रहा है ना, आप अपना ग्राफ चेक करो, राइट की तरफ जा रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों बनता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिश्ता उल्टा होता है। सप्लाई कर्व याद करो, वो बनता था ऐसे, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिश्ता सीधा होता है। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो हमें पता चलेगा चेक करने से, प्राइस का और उस पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप डायरेक्शन चेक करने से। यहां पर डायरेक्शन प्राइस और क्वांटिटी की उल्टी है, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है, इतनी बात हमें जो है समझ में आती है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब वापस से यहीं पे आते हैं प्राइस फैक्टर पर।
वापस से प्राइस फैक्टर पे आते हैं और हमने कहा अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस मेरा कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैंने कहा मेरा प्राइस और मेरी डिमांड, मैंने कहा मेरा प्राइस जब 4 है ना तो मैं 15 यूनिट्स खरीदती हूं, और अगर मेरा प्राइस 4 से बढ़ के 5 पे हो जाए तो मैं 10 यूनिट्स खरीदूंगी। मतलब लेट अस सपोज जब मेरा प्राइस 4 का है तो मैं खरीद रही थी कितने, 15 यूनिट्स। यहां पे ये 4 प्राइस, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी वो इसके ऊपर लाइंस में मत जाना, मैं एक हाइपोथेटिकल हम फिगर ले रहे हैं, चलो इसको हटा ही देते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको हम हटा देते हैं। आई विल मेक अ डिफरेंट ग्राफ फॉर यू, ध्यान दो। मतलब जब मेरा प्राइस, लेट अस सपोज ये प्राइस, ये क्वांटिटी, मेरा प्राइस जब 4 का है तो मैं कितनी डिमांड कर रही हूं, 15 यूनिट्स। यानी कि जब मेरा प्राइस 4 का है मैं 15 यूनिट्स डिमांड कर रही हूं। ठीक है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस देखो इंक्रीज हो रहा है तो नया क्वांटिटी कम हो गई, 10 पर आ गई। क्या प्राइस का एरो और क्वांटिटी का एरो उल्टे ही दिख रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, मेरा ये पॉइंट था पहले, ये वाला पॉइंट था पहले, ये कहाँ चला गया, ये मूव कर गया ऊपर, ये मूव कर गया ऊपर। इसको बोला जाएगा, आप बताओ इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे अपवर्ड मूवमेंट। क्या ये ठीक है? जिन्होंने पढ़ा है वो बताएं ना मुझे, क्या ये ठीक है? मतलब आपने कहा था मैम भूल जाओ, हम भूल गए, नहीं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या जो मैंने बनाया है वो ठीक है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मूवमेंट ही होना चाहिए। पॉइंट मेरा ऊपर मूव कर गया, इज इट अपवर्ड मूवमेंट? जी। अब आप मुझे बताओ, अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से डिमांड कम हुई है या ज्यादा हुई है? कम हुई है या ज्यादा हुई है? कम हुई है। यानी कि अक्षर इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहां पे आपको फर्क दिखेगा, क्वांटिटी डिमांडेड अक्षर कब इस्तेमाल करना है और सिर्फ डिमांड अक्षर कब इस्तेमाल करना है। और ये जो फर्क रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ते वक्त रहेगा, उसके अलावा हम कहीं पर भी इन अक्षरों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर हाँ, जब स्पेसिफिकली टॉपिक आ जाए, उसमें अक्षर आ जाए एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट, तो फिर फर्क है, फिर फर्क है, फिर क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दो अलग बातें हैं। और अगर मैं सिंपल कह रही हूं कि भैया डिमांड इस प्रोडक्ट की इतनी है, तो मैं डिमांड बोलूं क्वांटिटी डिमांडेड बोलूं, एक ही बात है, कोई पंगा नहीं है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट किसका? प्राइस का। ये जो अक्षर मैंने मूवमेंट लिखा है ना और उसके आगे अपवर्ड लिखा है, ये मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड प्राइस के रिस्पेक्ट में है। यानी कि जब प्राइस अपवर्ड मूव करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन अक्षर डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के लिए है, मूवमेंट अक्षर प्राइस की मूवमेंट को डिनोट करवाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, आगे देखो, अगर मैंने कहा मेरा प्राइस 4 था, 15 यूनिट्स में लेती थी, अब मेरा प्राइस कम होकर 3 पर आ गया, तो क्या डिमांड बढ़ जानी चाहिए? यानी कि प्राइस मेरा कम हो गया
तो क्या डिमांड मेरी बढ़ जानी चाहिए? बढ़ गई, डिमांड मेरी बढ़ गई। मतलब जो इनिशियल ये रेड पॉइंट, ये ओरिजिनल था ना, ये कहां आ गया? डाउनवर्ड। ये कहां आ गया? डाउनवर्ड। इसको बोलेंगे दोस्त डाउनवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट किसकी डाउनवर्ड हो रही है? प्राइस की। प्राइस की डाउनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर आएगा? बढ़ जाएगी। इसको बोला जाएगा एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ रहा है? एक्सपेंशन समझ में आया, कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया? क्या दोनों बातें समझ में आई? एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे इसको दोनों मूवमेंट्स को, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट को कलेक्टिवली बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। क्या मेरा डिमांड कर्व नया बनकर आया है प्राइस चेंजेस की वजह से? उसी डिमांड कर्व के ऊपर और नीचे ही तो खेल रहे हैं हम। हमने कोई नया डिमांड कर्व थोड़ी ना बना के रख दिया यहाँ पे। डिमांड कर्व तो वही है, उसी के ऊपर या नीचे जो है हम कूदते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। यानी कि मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। अगर अपवर्ड मूवमेंट है यानी कि प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो किसका डाउनवर्ड मूवमेंट? प्राइस का डाउनवर्ड मूवमेंट। प्राइस कम हो गया तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, यानी कि एक्सपैंड हो गई। एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप यहां पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अक्षर इस्तेमाल नहीं करोगे, बचोगे। जब भी हम प्राइस की वजह से चेंजेस देखते हैं डिमांड में तो सिर्फ डिमांड ना लिख के क्वांटिटी डिमांडेड वाला अक्षर इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई है मेरी ये बात? पक्का? कहीं कोई डाउट? क्लियर हुई ये बात? जरा इसको ना बुक से पढ़ते हैं अब। तो ये जो मैंने अभी आपको डेटा दिया वो ये वाला डेटा था, जो आपने कर्व बनाया वो ये कर्व था। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लीनियर कर्व बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाते हैं। आएंगे उसके ऊपर, दोबारा से आएंगे, घबराएं नहीं। देखें ना दोस्त, यहाँ पर देखें, ये वाला टॉपिक ज़रा चेक करो। पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देंगे। प्लीज़ अभी पहले कोई नहीं पढ़ेगा, ना स्क्रीन से ना अपनी बुक से, सिर्फ मेरी बात का जवाब देना, क्योंकि बात वही है, मुझे रटवाना नहीं है, मुझे चीज़ें समझानी है, आप ही के मुंह से मुझे आंसर्स निकलवाने हैं। हम फिर क्रॉस चेक करेंगे क्या वही सब बातें उन्होंने बुक में दे रखी हैं। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब सुनो जी, सुनो जी। डिमांड एक्सपैंड कब होगी? जब प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे मेरा। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्या ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइस फैक्टर की वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस की वजह से हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तभी तो मैंने दो कैटेगरीज बनाई कि प्राइस फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर। मतलब जो मूवमेंट्स होंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंजेस की वजह से होंगे। मतलब जब भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अक्षर हम इस्तेमाल करेंगे तो डिमांड पर असर प्राइस की वजह से ही आ रहा है। बोलो, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो प्राइस पर मूवमेंट कैसा हुआ होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ होगा। क्या नया डिमांड कर्व बन गया? नहीं, मूवमेंट ऑन दी सेम डिमांड कर्व। और जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्राइस बढ़ा होगा। मूवमेंट कैसा? अपवर्ड। क्या नया डिमांड कर्व बना? ना,
अपवर्ड मूवमेंट ऑन दी सेम डिमांड कर्व। आई बात समझ में? ठीक है, जल्दी से बताओ, जब डिमांड एक्सपैंड करेगी तो प्राइस कम होगा, यानी कि एक्सपेंशन इन डिमांड सिर्फ 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 प्राइस के कम होने की वजह से होगा। इट टेक्स सोलली मतलब ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और अदर कौन से फैक्टर्स? पॉइंट नंबर 2 से लेके वो अदर फैक्टर्स तक की सारी लिस्ट कांस्टेंट। और जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कम हो रही है तो प्राइस बड़ा होगा। क्या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस के इंक्रीज की वजह से होगा? बिल्कुल होगा। अदर फैक्टर्स पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 10 के बाद वो अदर फैक्टर्स दे आर हेल्ड टू बी कांस्टेंट। तो इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व पर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या यहां पर अक्षर क्वांटिटी डिमांडेड इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो प्रकार का, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पे मैम इन्होंने तो डिमांड अक्षर इस्तेमाल किया है क्योंकि साथ में इन्होंने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल किया है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंजेस की वजह से ही होता है। और यहां पे देखो, यहां पे तो इन्होंने चेंज अक्षर लिया, मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। हमें कैसे पता चले प्राइस या नॉन प्राइस फैक्टर? तो देखो ना, क्वांटिटी डिमांडेड पता चल गया प्राइस की वजह से ही हुआ है, प्राइस की वजह से ही हुआ है। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, अगर अक्षर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है प्राइस फैक्टर है, क्वांटिटी डिमांडेड है प्राइस फैक्टर है, मूवमेंट है प्राइस फैक्टर है। समझ में आ रही है ये बात? जरा नीचे ग्राफ आपको दिया है, चेक करो। ये प्राइस अगर P है, P से P1 हुआ तो प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी कम हो गई, ये वाला पॉइंट ऊपर मूव कर गया। क्या बोलोगे? प्राइस में कैसा मूवमेंट आया है? अपवर्ड मूवमेंट। क्या अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? हो तो गई है। आगे देखो, अगर प्राइस कम हो गया तो ज्यादा डिमांड करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। ज्यादा डिमांड अगर हम करेंगे मतलब कि डिमांड एक्सपैंड हो गई है, हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट नीचे खिसका तो यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट किसका दोस्त? प्राइस का। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड अक्षर किसका मूवमेंट दिखाते हैं? प्राइस का। ये नहीं सोचना कि अपवर्ड मूवमेंट का मतलब डिमांड अपवर्ड मूव हुई है, ना 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 ना, प्राइस अपवर्ड मूव हुआ है। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि डिमांड कम हो गई है, ना 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 ना, प्राइस कम हो गया है। ये अक्षर अपवर्ड और डाउनवर्ड दे आर यूज्ड इन रेफरेंस टू प्राइस। समझ में आ रही है बात? पक्की बात? श्योर? चलो थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन दोस्त समझ में आया आपको? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो यहां पे मैंने आपको प्राइस फैक्टर जो है वो तो समझा दिया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं ये नॉन प्राइस फैक्टर को। अब चेक करते हैं इस नॉन प्राइस फैक्टर को। ऑनलाइन बताओ बच्चा, समझ में आ रहा है? बता दिया करो बीच बीच में। चलिए अब देखो, अब अगर मैंने नॉन प्राइस की बात की है ना तो प्राइस को भूल जाओ। अब मतलब ये .1 को भूल जाओ। अब कौन कटेगा? ये वाला हमारा .1 को हम कट कर देंगे। .1 मेरा अब जो है यहां पर .1 इग्नोर हो जाएगा और ये .2 से लेके अदर फैक्टर्स तक ये सब अब मेरे वैलिड फैक्टर्स हैं जो नॉन प्राइस कैटेगरी में आएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई। चलो तो अब एक काम करते हैं, अब मुझे लेना है क्योंकि नॉन प्राइस फैक्टर और वो हैं बहुत सारे, है ना, वो हैं बहुत सारे। कोई भी एक फैक्टर आप बोल दो किसको हम इस्तेमाल करें और अपना कॉन्सेप्ट समझें। प्राइस को नहीं ले सकते, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा ठीक है,
और कौन सा फैक्टर? इनकम ले सकते हैं। और कौन सा फैक्टर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज, बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऑनलाइन कह रहे हैं इनकम मैम, चलो आओ ध्यान दीजिए। लेते हैं हम एक फैक्टर, मैं आपको अलग अलग फैक्टर्स सब समझा दूंगी, कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स लेके आइएगा। देखो, मैंने कहा क्या? मैंने कहा मेरा प्राइस जब 5 का है तो मैं डिमांड 10 यूनिट्स करती हूं। मेरा प्राइस 5 का है तो मैं डिमांड 10 यूनिट्स की करती हूं। मेरा प्राइस अभी भी 5 का है पर मैं 12 यूनिट्स डिमांड कर रही हूं। ये कैसी गजब कलाकारी, जादूगरी। मतलब डिमांड अगर बड़ी है तो वो किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ी है। हो सकता है मेरी इनकम बढ़ गई हो सकता है मेरा टेस्ट जो है अब मुझे अच्छा लगने लगा हो। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस को नहीं मैं देख रही, मेरी यहाँ पे डिमांड बढ़ी है किसी और वजह से, अपार्ट फ्रॉम प्राइस। वो हो सकता है किसी रिलेटेड कमोडिटी, अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट, इस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट जो भी होगा उसका प्राइस बढ़ गया होगा तो इसकी डिमांड बढ़ गई होगी। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो भी ये काम हो सकता है, उस वाले के प्राइस कम हो गए होंगे तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड बढ़ गई होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गया होगा, फिर से ये डिमांड बढ़ गई होगी। हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो गए हो, ये डिमांड बढ़ गई। क्या इतने सारे फैक्टर्स में मैंने कहीं पे भी ये बोला कि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी है? वो तो मैंने लिखा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब डिमांड तो बढ़ी है, दिख रहा है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, ये भी दिख रहा है, कोई और फैक्टर रीजन रहा होगा। कौन सा फैक्टर रीजन रहा होगा सवाल आपको बता देगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलो आइएगा। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर, कुछ बच्चों ने रिलेटेड गुड्स बोला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम बोला, तो यहाँ पे आप कोई भी फैक्टर जो है वो लगा सकते हो। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ, क्या यूजुअली डिमांड कर्व वैसा होता है? यही होता है। मतलब 5 रुपए पर मैं 10 यूनिट्स लिया करती थी, पर प्राइस तो ना अभी भी 5 है। मैंने लेना शुरू कर दिए 12 यूनिट्स, प्राइस तो अभी भी 5 है, मैंने 12 यूनिट्स लेने शुरू कर दिए। क्या मेरा डिमांड कर्व ऐसा हो गया? बिल्कुल हो गया। ये था मेरा पुराने वाला डिमांड कर्व और ये है मेरा नया वाला डिमांड कर्व। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये हरकतें, प्राइस चेंज नहीं हुआ फिर भी डिमांड चेंज हुई, किन किन वजहों से हो सकता है? शायद इंक्रीज इन इनकम, है ना? शायद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, है ना? सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे वाले की डिमांड भी बढ़ेगी, सीधा रिश्ता होता है। शायद डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, शायद इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, शायद डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ पे किसी भी फैक्टर में मैंने ये लिखा कि इसी जो भी गुड की बात कर रहे हैं उसी का प्राइस कम हुआ है? नहीं, मैंने तो किसी और के प्राइस को कम ज्यादा करवाया है। ऐसे केसेस में क्या मेरा डिमांड कर्व अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो गया? शिफ्ट हो गया। क्या वो राइट में शिफ्ट हुआ या वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ? राइट में शिफ्ट हो गया। इसको कहा जाता है राइटवर्ड शिफ्ट। यानी कि जब भी प्राइस की वजह से चेंज होगा डिमांड कर्व में, प्राइस की वजह से होगा चेंज, तो अक्सर हम मूवमेंट इस्तेमाल करेंगे।
और जब जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से होगा तब तब अक्षर हम शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं पता इतने इन डेप्थ में 11 12 में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मैं नहीं जानती वहां पे आप लोग किस लेवल से पढ़कर आए हो, मुझे नहीं पता, पर यहां पर पढ़ना है, यहां पे पढ़ना है। देखिएगा, बोलो जी अभिषेक बताओ, लिख दो जो भी बात है वो लिख दो। अच्छा आज ना आप मुझे नेक्स्ट, क्या ऐसा भी हो सकता है प्राइस क्वांटिटी, जब प्राइस 10 था 5 था, मैं 10 यूनिट्स ले रही थी, प्राइस अभी भी 5 है पर मैंने 8 यूनिट्स लेने शुरू कर दिए, क्या ये भी हो सकता है? ये हरकतें कब कब होंगी? बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। क्या मेरी शायद इनकम जो है वो कम हो गई, मेरी इनकम जो है वो कम हो गई। और क्या हो सकता है बोलो ना? हो सकता है डिक्रीज हो गए प्राइस किसके? सब्स्टिट्यूट के। हो सकता है इंक्रीज हो गया प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री का, तभी तो ये सब होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसके जोड़ीदार की डिमांड कम हो जाएगी, तो हम भी तो कम ही कर रहे हैं, 10 से 8 कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अब मुझे मोमोज पसंद नहीं है, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हो सकता है बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ये सब कारण हो सकते हैं ना प्राइस के अपार्ट, सब नॉन प्राइस है ना, प्राइस तो नहीं है। क्या क्वांटिटी को मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए हैं? नहीं, प्राइस तो उतना ही दिखाया है मैंने, नॉन प्राइस फैक्टर है। क्या आपको लगता है, क्या लगता है मैम कि यहाँ देखो ना प्राइस तो सेम ही रहेगा पर मैं कम डिमांड करूंगी अब, तो क्या ऐसा शिफ्ट, ऐसा नया डिमांड कर्व कुछ कुछ ऐसा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। इसको क्या मूवमेंट बोलूं या शिफ्ट बोलूं? ये कैसा शिफ्ट है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। जब जब अक्षर शिफ्ट इस्तेमाल होगा समझ जाओ प्राइस वजह नहीं है, नॉन प्राइस फैक्टर है। जब जब अक्षर मूवमेंट इस्तेमाल होगा समझ जाओ वजह प्राइस है, कोई और फैक्टर नहीं है। अब इसको बोलें क्या मैम? यहां पे देखो, यहां वाले केस में डिमांड क्या हुई है? बड़ी है ना, बस सिंपल बोल दो इंक्रीज इन डिमांड, बात खत्म। यहां डिमांड कम हुई है ना, डिक्रीज इन डिमांड, खत्म बात। बस इतना ही बोलना है और बात को खत्म करना है, छोटे में निपटारा जो है वो करना है। आइए आपको मेरी बात समझ? यानी कि जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या बोलूं मैं? डिमांड बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई, बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। अभिषेक यही तो समझा रही हूं बेटा, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में क्या डिफरेंस है। आप कहाँ कहीं कुछ और स्टडी कर रहे हो साथ में। अरे दोस्त समझ में आया आपको? क्या मैंने यही समझाया क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फ़र्क है? आपको समझ में आया या आपको भी नहीं आया? आ गया ना? हाँ तो दोस्त यही तो समझाया है कि जब प्राइस में चेंज आएगा तब अक्षर क्वांटिटी डिमांडेड, बहुत बढ़िया। और अगर नॉन प्राइस है तो सिर्फ अक्षर डिमांड। जब मूवमेंट है प्राइस या नॉन प्राइस? प्राइस। जब शिफ्ट है प्राइस या नॉन प्राइस? नॉन प्राइस। अच्छा चलो चेक करते हैं, थोड़ा सा सोच के बताओ मुझको, क्या सोचोगे? अपवर्ड मूवमेंट मतलब प्राइस में चेंज, कैसा चेंज? इंक्रीज हुआ है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट, मतलब प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। अक्षर क्या इस्तेमाल करें? कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि सिर्फ अगर डिक्रीज इन डिमांड लिखोगे वो तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर अक्षर डिक्रीज वहां पे इस्तेमाल करना है तो आपको फिर क्वांटिटी डिमांडेड अक्षर इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो भैया कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अक्षर इस्तेमाल करो, और अगर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड
इस्तेमाल करो। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा और बताओ, और बताओ। मैंने बोला डाउनवर्ड मूवमेंट, किसमें डाउनवर्ड मूवमेंट? प्राइस में। प्राइस कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। क्या अक्षर बोले डिमांड के लिए? एक्सपेंशन इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ डिमांड इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेंशन अक्षर बता रहा है हमको। और अगर सिर्फ आप एक्सपेंशन नहीं यूज करना चाहते, इंक्रीज यूज करना चाहते हो, तो फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एनी हाउ कोई ना कोई हमें अक्षर ऐसा चाहिए जिससे पता चल जाए कि मूवमेंट जो हो रहा है या शिफ्ट जो हो रहा है वो किन वजहों से है, प्राइस है या वो नॉन प्राइस है, कहीं से तो इंडिकेशन मिल जाए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जरा इसको हम एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, आप मुझे बताना, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस या नॉन प्राइस? सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड अक्षर है, प्राइस या नॉन प्राइस? नॉन प्राइस। शिफ्ट होगा या मूवमेंट? राइट में या लेफ्ट में? जरा पढ़ो, ये जो पहला पैराग्राफ दिया है 2.5 लाइन का, क्या यही लिखा है? और रीजंस भी मैंने आपको बताए थे, जरा पढ़ के देखो क्या सही लिखा है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व में इंक्रीज होगा एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय राइज इन इनकम, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एटसेट्रा। क्या कहीं पे भी ये लिखा है? क्या लिखा है? फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस इन दी प्रोडक्ट कंसर्न, कि जिसकी डिमांड की बात कर रहे हैं उसी का प्राइस कम हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गई है, ऐसा तो नहीं लिखा। हेंस नॉन प्राइस। जरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताओ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो बताओ ना, डिमांड कम है या ज्यादा है? कम है। प्राइस की वजह से नॉन प्राइस? नॉन प्राइस की वजह से। अच्छा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो क्या डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो क्या डिमांड कर्व लेफ्ट में ही शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली। चलो, तो ये अब आप पढ़ें, क्या डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई तो डिमांड कम कर दिया मैंने, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिर गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस इंक्रीज हो गया, अगेंस्ट यानी कि अनफेवरेबल चेंजेस आ गए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। समझ में आई है बात? श्योर? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, जरा आओ ग्राफ पे आओ। बताओ, अब आप मुझे बताओ, ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? शिफ्ट या मूवमेंट? शिफ्ट। शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। यानी कि डिमांड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। अक्षर क्या लिखूं? इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, एक्सपेंशन नहीं, क्योंकि वो तो प्राइस की वजह से है। अच्छा, ये सारी हरकतें प्राइस की वजह से हुई, नॉन प्राइस की वजह से? नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। क्लियर हुई चीजें? आगे देखो, सेकंड डायग्राम। एरो क्या दिखा रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। मूवमेंट नहीं दिखा रहा, मेरे को तो लगा कि मूवमेंट दिखा रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड बढ़ी या कम हुई? तो अक्षर कॉन्ट्रैक्शन लिख दूं? क्या लिखूं? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ डिमांड। क्या बात है। अच्छा, प्राइस में ज्यादा हो गया होगा इसलिए डिमांड कम हुई होगी? नहीं, नॉन प्राइस। समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट? कुछ भी, जरा सा भी? चलो, घर जाके ना आपको ये पढ़ना है, सब कुछ जो यहाँ लिखा है वो मैंने जो ये लिखा है ना, ये चीजें, यही बातें वहाँ लिखी हुई हैं। तो एवरीथिंग जो भी मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ बुक में है, जो नहीं होगा मैं खुद ही बता दूंगी कि भैया लिखना है तो लिख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू पीपल फील लाइक राइटिंग, तो भैया पेन आपका, रजिस्टर आपका, आप लिखते रहो, है ना, आप अपने नोट्स बनाते रहो। तो ये आपको पढ़ना है और ये आपको पढ़ना है, ये सब मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। आइएगा, लॉ ऑफ डिमांड।
हाँ आ गया वो सेटिरस पेरिबस। 2 दिन से एक बच्चे हैं जो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कौन है, आए हैं क्या वो आज, आए हो वो रहे। तो फर्स्ट डे में हमने सेटिरस पेरिबस बोला था, है ना, मतलब नहीं मैंने कोई गाली वाली नहीं दी सेटिरस पेरिबस क्या होता है भाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आ जाएंगी बच्चे, रास्ते में कहीं होंगी, आराम से घूमती फिरती आएंगी आप तक केशव, डिंग डोंग होगी आपके घर के दरवाजे पे, समझ जाइएगा। इकोनॉमिक्स की बुक आई है, ठीक है। चलो सुनो, लॉ ऑफ डिमांड आप ही बता दो ना, अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड, अब देखो अब मैं बार बार क्या ये बोल रही हूँ क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी नहीं, मैं तो सिंपल बोल रही हूँ डिमांड, मतलब दोस्त आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हो, पर स्पेसिफिकली टॉपिक वहां से आ जाए ना फिर भाई चेंज है दोनों, फिर वो चेंज है, अदरवाइज आप कैसा भी जो है वो आप कर सकते हो। देखिएगा, प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम, और अगर प्राइस मेरा गिर गया तो डिमांड ज्यादा। आगे बोलो ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर ये नहीं लिखोगे ना, कुछ भी लिख लो गलत है वो, मैं तो गलत ही करूंगी उसको, पर बच गए आप लोग, पेपर ऑब्जेक्टिव है, लिखना नहीं है। अगर लिखने वाला पेपर होता, सब्जेक्टिव पेपर होता, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं लिखोगे ना तो कुछ भी लिख लो, पूरा कॉन्सेप्ट लिख दो, एग्जाम्पल दे दो, ग्राफ बना दो, गलत है, मेरी नजर में वो गलत है। ठीक है जी, ठीक है। बस ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को ना सेटिरस पेरिबस बोला जाता है, अलग से इसका जो है सेटिरस पेरिबस इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, बस इतना ही करना है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या, सेटिरस पेरिबस। जैसे यहाँ पे आपका बड़े प्यारे प्यारे नाम होंगे, पर घर में मम्मा आपको छोटू भी बोलती होंगी, है ना, मम्मा ने आपके तरह तरह के नाम रखे होंगे, तो बस वही बात है, अच्छा वाला नाम सेटिरस पेरिबस, इंग्लिश में उसको ट्रांसफॉर्म किया अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो जी क्या लिख रहे हैं, constancy of these other factors is an important assumption, और आप यही नहीं लिखोगे तो गलत है सब कुछ। अब ना जरा समझते हैं दोस्त, ध्यान देना, आप कहते हो नहीं मैम हमें ये तो समझ में आता है प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, या अदर थिंग्स का क्या पंगा है। तो अदर थिंग्स का मतलब क्या है, अदर थिंग्स का मतलब ही नॉन प्राइस फैक्टर्स है, क्योंकि प्राइस फैक्टर का तो असर देख ही रहे हैं, तो अदर थिंग्स में क्या बचा, नॉन प्राइस फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर ही तो बचा, प्राइस का असर तो देख ही रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करने के लिए, तो बचा क्या अपार्ट फ्रॉम प्राइस, वो पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर वो अदर फैक्टर्स तक का जो पैराग्राफ है, यानी कि अदर थिंग्स में जितने भी नॉन प्राइस फैक्टर्स है ना, दे आर कांस्टेंट। पर आप हमारे नादान बच्चे, नहीं मैम नहीं कांस्टेंट मत रखो, मेरा मन नहीं मान रहा, नहीं नहीं ऐसे कैसे मैम कांस्टेंट, कोई बात होती है। तो देखो ना दोस्त, लेट अस सपोज प्राइस था जब 5, मैं 10 यूनिट्स लेती थी, प्राइस जब हो गया 6 रुपए का, तो मेरे को कायदे से इसको 8 यूनिट करने चाहिए थे, भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड को कम करना चाहिए था, पर ना क्या हुआ, मेरी इनकम ना 10,000 में कमा रही हूं, अब से 15,000 कमाऊंगी, बोलो ना क्या इस प्राइस चेंज का असर मेरे ऊपर आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गया मेरी इनकम भी तो बढ़ गई, कोई बात नहीं, मैं तो क्या करूंगी, अभी भी 10 तो कम से कम खरीदूंगी, चलो ज्यादा ना सही, तो मैं कहूंगी छोड़ो ना क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया तो इनकम भी तो बढ़ी है, उतना ही खरीद लेते हैं। मैं कहती हूँ चलो ज्यादा ना सही, वैसे तो ज्यादा भी खरीद लोगे क्योंकि इनकम बढ़ी है, पर फिर भी चलो फॉर अ सेफर साइड 10 तो मिनिमम खरीदोगे ही ना जो पहले खरीद रहे थे। तो बोलो ना लॉ ऑफ डिमांड कहाँ गया, गया पानी में छपाक।
हाँ एग्जैक्टली, लॉ ऑफ डिमांड तो लगा ही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड, अब क्योंकि इनकम मेरी बढ़ गई तो मैंने कहा मैं तो अब 12 यूनिट्स खरीदूंगी। अरे दोस्त, प्राइस तो बढ़ा था, तुमने तो डिमांड भी बढ़ा दी, कहाँ गया आपका लॉ ऑफ डिमांड? छपाक पानी में। कहाँ गया ये? छपाक, छपाक गया पानी में। लॉ ऑफ डिमांड क्या काम किया? नहीं किया। ये तो एक बात हुई इनकम की। चलो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं हम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हुआ भाई? मोमोज का लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, मोमोज का एग्जाम्पल लिया तो क्या हुआ? पहले मोमोज पसंद नहीं थे, अब बड़े पसंद आ गए, वहाँ से प्राइस भी बढ़ गया। बोलो ना, अगर मुझे खाने हैं, पसंद है, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो भैया मैं खा के ही मानूंगी, मैं प्राइस पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं प्राइस पे ध्यान नहीं दूंगी। प्राइस तो क्या कह रहा है, मैं बढ़ गया तो तुम मोमोज हाफ प्लेट खाना शुरू कर दो। मैं तो अभी भी फुल प्लेट खा रही हूँ, शायद और ज़्यादा ही खाऊं, क्योंकि मुझे पसंद है भाई, मुझे पसंद है। मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर मैंने नहीं खाया तो, ऑब्वियसली। किसी को चाय बहुत पसंद है, सुबह उनको रूटीन है, बेड टी नहीं मिलेगी ना तो पूरा दिन झूलते रहेंगे इधर से उधर, टकरे मारेंगे दीवारों से, क्योंकि उनको आदत है। बताओ ना, क्या उन लोगों के लिए, क्या उन लोगों के लिए चाय पत्ती के प्राइजेस बढ़ने से उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट अगेन एक नॉन प्राइस फैक्टर है। जो सस्ता होगा मैम वो ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी पड़ेंगे। तो मतलब क्या कि भाई अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो ना, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्राइस में खेलो, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, वरना लॉ ऑफ डिमांड छपाक है, लगेगा नहीं है कहीं पे भी। तो ये अजम्पशन है। मेरा इकोनॉमिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, हम सबका इकोनॉमिक्स ना मैक्सिमम अजम्पशन बेस्ड है। ये मानोगे तो ये होगा, ये नहीं मानोगे तो ये नहीं होगा। कंज्यूमर बिहेवियर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, आपके बड़े सारे डाउट्स आएंगे, मैम ऐसा भी तो होना चाहिए। मैं कहूंगी हाँ होना चाहिए, पर अजम्पशन है, नहीं होगा। आप कहोगे मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगी हाँ मैं भी कहती हूँ नहीं होना चाहिए, पर अजम्पशन है, मानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेस्ड है। ये जो लॉज, एग्जैक्ट लॉज नहीं मिल सकते हमको इकोनॉमिक्स के, इनको कुछ अजम्पशन के ऊपर ही हमें जो है स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहली अजम्पशन जो सिखाई जाती है, जो पढ़ी जाती है, वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सेटिरस पेरिबस की होती है। कि अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो, दोनों में ही ना दोस्त प्राइस को ही चेंज करना है, दोनों को ना, दोनों में प्राइस को ही चेंज करना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, जरा आइएगा बुक पे, बस यही लिखा है, यही लिखा है। क्या कह रहे हैं? अदर थिंग्स कांस्टेंट क्यों माने? तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज देन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मे नॉट रिजल्ट इन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि इनकम बढ़ी है तो बढ़ा हुआ प्राइस भी मुझे रोक नहीं सकता ना खरीदने से या कम खरीदने से, मतलब ज्यादा खरीदने से रोक नहीं सकता। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो भी मैं ज्यादा खरीद रही हूं, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। वो तो कहता था प्राइस बढ़ेगा तो आपको कम खरीदना है, मैं तो अभी भी ज्यादा खरीद रही हूं क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, शायद पहले से भी ज्यादा खरीद रही हूं क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। इसलिए ये जो अजम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्त डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। देखो ये टॉपिक भी मेरा कवर हो गया है। कहाँ कवर हो गया? यहाँ पे कवर हो गया। ये देखो, ये क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना, ये क्या ये आपको लग रहा है एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है? एक टेबल सी मैंने बना दी है और उस टेबल में क्या दिखाया है? डिफरेंट प्राइजेस और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। इसी को बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। आप बनाते थे ना टाइम टेबल स्कूल में, वो शेड्यूल ही तो बनता था, स्टडी शेड्यूल आप बनाते थे। क्या बनाते थे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ब्रेक हुआ, फिर 4 लेक्चर्स हुए। ये भी तो वैसे ही टेबल जैसा।
उसमें हम क्या दिखाते थे, किस समय पर कौन सा लेक्चर पीरियड लगेगा सब्जेक्ट का। यहाँ क्या दिखा रहे हैं, कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बिकेगी, जाएगी, लोग डिमांड करेंगे। तो हमारे पास डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टेबल। डिमांड शेड्यूल होता है दोस्त टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, किसका, ऑफ प्राइस एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड्स, क्वांटिटी डिमांडेड, यही लिखा है वहां पे भी। कह रहे टेबल शोइंग क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट बायर्स वुड चूज टू परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस पर यूनिट ऑफ टाइम। उस समय में कितना हम परचेज कर रहे हैं, विद ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है। डिमांड कर्व, अरे ये क्या है, ये जो मैंने बनाया था यहाँ पर, ये ब्राउन कलर से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली क्या है, डिमांड कर्व यही तो था। डिमांड कर्व कहाँ से आया, डिमांड शेड्यूल से आया। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व। तो लिखो इस बात को, लिखा ही है वैसे तो बुक में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। यानी कि कर्व बनाने से पहले हमें उसका शेड्यूल भी तो दो, बनाना किससे है, क्या डेटा है। तो मतलब डिमांड शेड्यूल टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है, डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उस डिमांड शेड्यूल का। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या आपका डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी का उल्टा रिश्ता दिखाता है, बोलो ना। तो क्या इस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होता है या लेफ्ट होता है, राइट होता है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपने जो अभी डिमांड कर्व बनाया था, क्या किसी का कुछ कर्व आया था कहीं से भी मुड़ा हुआ, हल्का सा भी? तो डिमांड कर्व जो है इट कैन बी कर्वी लीनियर, मतलब लीनियर होता है एक स्ट्रेट लाइन, कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लीनियर कर्व बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो मेरा डिमांड कर्व इट कैन आइदर बी कर्वी लीनियर और लीनियर, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कन्वीनियंट टूल फॉर एनालिसिस हम कैसा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। आपने भी तो 11th-12th में जब डिमांड कर्व बनाया होगा ऐसे ही बनाया होगा, ऐसे नहीं बनाया होगा, हल्का सा भी मोड़ा तोड़ा नहीं होगा, कर्वी लीनियर नहीं बनाया होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और इसका मतलब ये लीनियर होगा या कर्वी लीनियर, ये उसके स्लोप पर निर्भर करता है। स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। करवाऊंगी मैं ये वाला टॉपिक, रेट ऑफ चेंज। क्या मतलब मैम ये रेट ऑफ चेंज, क्या मतलब देखो रेट ऑफ चेंज, चलो जब ये टॉपिक बाद में लेंगे, अभी नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे हम आपको। अच्छा, अब ना देखो क्या होता है, दो प्रकार के डिमांड कर्व, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। देखो ये क्या है, लेट अस सपोज ये मेरा डिमांड कर्व है, मेरा मतलब जब ये प्राइजेस होंगे ना तो मैं ये डिमांड करूंगी, इतनी इतनी क्वांटिटीज। फिर क्या हुआ, फिर हुआ यूं, ये कुछ प्राइजेस दिए थे, इन पर मेरी लेट अस सपोज मिस्टर ए की यहाँ पर डिमांड जो है क्वांटिटीज दे रखी हैं। फिर मैंने बी हाउस होल्ड बी की भी ले ली, अपने पड़ोसी और पकड़ लिए, मैंने कहा तुम बताओ 1 2 3 4 5 रुपए पे कितने कितने यूनिट्स लोगे। तो जब मैं सिर्फ ए की देखूं, सिर्फ बी की देखूं, सिर्फ सी की डिमांड और क्वांटिटी प्राइस देखूं, तो वहां से जो ग्राफ आएगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। पर मैंने कहा नहीं, मैं तो टोटल सबका देखूंगी। तो सबका देखूंगी मतलब सबकी डिमांड देखूंगी ना, सबकी डिमांड का सबमेशन देखूंगी मैं।
सबका डिमांड का सबमेशन देखूंगी। तो यहाँ पर एक फिगर आ जाएगी, यानी कि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी फाइनल वाला, तो ये प्राइस और ये डिमांड प्लॉट करूंगी, है ना जी, ये वाली क्वांटिटी और पर्पल वाला प्राइस प्लॉट करूंगी। तो क्या ये जब डिमांड करवाएगा वो किसी इंडिविजुअल की डिमांड और प्राइस दिखा रहा है? नहीं, वो तो सबकी दिखा रहा है। उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व जो है ना, उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड कर्व फॉर गुड एक्स रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स डिमांडेड बाय ऑल बायर्स। ऑल बायर्स मतलब ये वाला बताओ, ये इंडिविजुअल है या मार्केट है? इंडिविजुअल है। ये रहा मार्केट। मैंने माना कि भाई मेरी मार्केट में 2 हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी, तो दोनों की कलेक्टिव कंबाइंड डिमांड कितनी, ऐड कर दो। अब जो मैं प्लॉट करूंगी ग्राफ, ये प्राइजेस का इस्तेमाल करूंगी और इस डिमांड का इस्तेमाल करूंगी, और फिर एक कर्व बन के आएगा। अच्छा, आपने मुझे ये बताना, अगर मैं सिर्फ ए का प्लॉट करती हूं ना, ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, सिर्फ बी का करती हूं ना, ऐसा आ रहा है, पर जब दोनों का कंबाइंड करती हूं ना, क्या ऐसा आएगा? चलो और इसको ढंग से, और क्या ऐसा आएगा? ये ए का है, ये बी का है, ये ए प्लस बी का है। क्योंकि देखो ना भाई, प्राइस तो वही है, 0, 10, 20, 30। यहां भी वही 0, 10, 20, 30 जो भी है, 0, 10, 20, 30, प्राइस तो वही है ना। पर यहां पे डिमांड कितनी थी? 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहां पे ज्यादा नहीं हो गई डिमांड? इस चीज को कहा जाता है स्टीप रैंप। रैंप होता है ना, आप लोग गाड़ी चलाते हो, रैंप के ऊपर जाते हो, रैंप एकदम ऐसा स्टीप होता है, बिल्कुल स्टीप होता है। फ्लैटनेस कुछ वो लाई डाउन पोजीशन में, फ्लैट। तो क्या आपको ये लग रहा है ये दोनों तो स्टीप हैं पर ये कुछ फ्लैट है? तो मार्केट डिमांड कर्व ना दोस्त फ्लैटर होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होते हैं। अब मैम हम क्या माने कि हम जो डिमांड, यहां से तो चलो समझ में आ रहा है भैया, एक की बात कर रहे हैं, इसका बनाऊंगी इंडिविजुअल, इसका बनाऊंगी इंडिविजुअल। लेट अस सपोज ये मिस्टर बी का है, ये मिस्टर ए बी वहां हो गया, ये सी का है, तो भी ये इंडिविजुअल ही है। पर अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड ना दोस्त, हम मार्केट की बात करते हैं। मुझे बायर को सिर्फ सेलर को सिर्फ मैं कितना डिमांड कर रही हूं उससे मतलब है, या सब कितना डिमांड करेंगे उससे मतलब है? सबसे मतलब है। तो अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड हम जो है क्या मानेंगे? मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व, पर बार बार नहीं बोलूंगी मैं मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, मैं डिमांड कर्व ही बोलूंगी, आप डिमांड कर्व ही बोलोगे, बार बार जरूरत नहीं है। तो देखो, बाय एडिंग अप वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स, हमें क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड कर्व। हमेशा ना, हमेशा वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे हमें प्राइस दिखाना है। हमेशा हमेशा ना हमें ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ना क्वांटिटी दिखानी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, क्या मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? बिल्कुल होगा, बेसिक नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा उसका। ठीक है, तो यही लिखा है, कह रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व लाइक इंडिविजुअल डिमांड कर्व इट स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, चलो बस फिर जाओ। अच्छा ये कर्व्स बने हुए हैं जो मैंने अभी आपको सिखाए। कल की क्लास में आप चाहें तो कैलकुलेटर्स कैरी करिएगा, ज़रूरत तो वैसे नहीं है, बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आज के लिए बस फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम नमः शिवाय। ऑनलाइन समझ में आया आपको?